बहुत शुक्रिया आपका। और इधर से बहुत देर से आवाज़ आ रही है, मैं नोटिस कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में इधर के लोग ज़्यादा मिर्ज़ापुर देखते हैं, इधर के लोग कम देखते हैं। तो हाँ, आराम से इत्मीनान से सुने। पंकज त्रिपाठी साहब आ गए और इन्हीं का इंतज़ार हो रहा था। मैं आपको शुरू करने से पहले एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। सन 2003 में मैं मुंबई में था, मैंने अपने चैनल को मुंबई में इस्टेब्लिश किया था। तो बड़ा बहस होती थी कि साहब आज का टेलीविज़न कैसा है बन रहा है और टीवी सीरियल्स कैसे बन रहे हैं। न्यूज़ टेलीविज़न पर भी बहस होती थी। ख़ास बात मुझे ये नज़र आती है कि न्यूज़ टेलीविज़न ने बड़े कायदे से और बड़े सिस्टमैटिक तरीके से अपने स्तर को गिराने का काम किया और लगातार गिराता इस कदर रहा कि जब वो साहब बार बार कह रहे थे टीवी टीवी टीवी, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के कहने वाला था ये मत कहिए, बाकी काम भी आता है मुझे। लेकिन जो एंटरटेनमेंट टेलीविज़न है, कहानियों के ज़रिए बताया जाना टेलीविज़न में से, वो जो है उसका स्तर काफ़ी बढ़ा है। तो किरदारों को पसंद करना शुरू कर दिया टेलीविज़न ने, मिर्ज़ापुर को पसंद करना शुरू कर दिया टेलीविज़न ने। अब ये बड़ा ख़ास पैनल है क्योंकि एक तरफ मुज़फ़्फ़र अली साहब हैं, इनसे मुझे मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अशोक चक्रधर साहब हैं, इनसे मुझे मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ पंकज त्रिपाठी हैं और अली फजल है। थिएटर और सिनेमा के बीच का डिस्टेंस या इसकी दूरी और कौन कितनी अहमियत रखता है, मैं सबसे पहले मुज़फ़्फ़र अली साहब से शुरू करना चाहूँगा। आप आज के तारीख का टेलीविज़न देख रहे हैं जो एंटरटेनमेंट के ज़रिए बनता है? याद है आपको खूब मजाक बनता था टीवी का युग मतलब सास बहू का युग, अब ये मिर्ज़ापुर का युग आया है, आप देखते? हाँ, टीवी तो मैं रोज़ देखता हूँ, काफ़ी देर तक देखता हूँ। हाँ। लेकिन कुछ ख़ास तरह का टीवी देखता हूँ जिसमें चेहरों पे बेहतर कहानियाँ हों, चेहरों पे एक साइकोलॉजी भी हो जी। एक उनकी ज़िंदगी का सफ़र हो और एक दुनिया से जो आशना कराए। तो टेलीविज़न का तो बहुत बड़ा आज के तारीख़ में काम है और मैं देखता हूँ जी और बहुत शौक़ से देखता हूँ। ठीक है। अशोक जी, सास बहू पर आधारित एंटरटेनमेंट टेलीविज़न अब मिर्ज़ापुर तक का सफ़र तय कर रहा है। आपको लगता है कोई तब्दीली आई है, बड़ी तब्दीली? आप तो खुद इतना लंबा अरसा आपका दूरदर्शन के साथ रहा, और वो दूरदर्शन जिसके टीवी सीरियल बड़े हिट माने जाते थे। दोस्त, टेलीविज़न के लिए एक टेलीविज़न की ज़रूरत होती है आपके घर में, लेकिन ये जो वेब सीरीज़ आने लगी हैं उसके लिए स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, एक मोबाइल की ज़रूरत है। और उस मोबाइल के साथ अगर आपका ईयरफोन लगा हुआ है तो आप अमेज़ॉन प्राइम देख रहे हैं या नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हैं या सास बहू देख रहे हैं, ये पता नहीं लगता। सास और बहू क्यों लोकप्रिय हुए? इसलिए हुए क्योंकि सास और बहू के बीच में एक तनाव था। सास तनी रहती थी और वो तनातनी सनातनी बनी रहती थी। सनातनी जानते हैं, जो कभी ख़त्म न हो। तो सास बहू से मिर्ज़ापुर की तुलना नहीं कर सकते क्योंकि मिर्ज़ापुर में तो ये जो हल्ला कर रहे हैं ये मोबाइल ऑडियंस है, टीवी ऑडियंस नहीं है। ये मिली जुली है। अच्छा, ये मिली जुली है। ये पता नहीं कहाँ मिर्ज़ापुर देखते हैं, ये जाने। अच्छा। क्योंकि जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं उसके बारे में हमारा इल्म ये है कि ये यहाँ पे यूनानी दवा, यहाँ पे विज्ञान, यहाँ पे रिसर्च और वो सब होती हैं। अदब के विभाग यहाँ पर नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इस कारण ये लोग बोल रहे हैं, अगर अदब का विभाग होता तो ऐसे न बोलते। ये जो बोल रही है एक स्फूर्त, स्वतः स्फूर्त चेतना अंदर से, ये अंदर की आवाज़ है, इसको रोक नहीं सकते हैं। ये जब देखेंगे पंकज त्रिपाठी को और याद आएगा मिर्ज़ापुर, और पहला ओपनिंग सीन में एक कट्टा अभी परखा नहीं गया था, अभी जांचा नहीं गया था, और एक पट्टा उस कट्टा को लेके आता है और वो चल जाता है, एक हाथ उड़ जाता है। तो यहीं से
दर्शक जुड़ जाता है कि किसी कट्टे से किसी हट्टे कट्टे आदमी का हाथ ही चला जाए और हाथ से निकल जाए, और उसके बाद जो क्रूरता है, जो वायलेंस है, वो कितनी प्रयोगधर्मी होती है, कितनी एक्सपेरिमेंटेशन करती है कि वो दूसरे हाथ पे लगा के देख ले, भाई इससे चला ले तो दूसरा भी उड़ जाता है। ये प्रयोगधर्मिता और एक इंसान का कट्टे से ताल्लुक़ और कट्टे का ज़मीन से ताल्लुक़ और उस कट्टे के द्वारा होने वाले सामाजिक बदलावों तक ले जाने वाली वो फिल्म अपने पहले सीन से ही आपको बांध लेती है। तो ये जो हमारे इतने खूबसूरत पंकज हैं, इन्होंने निगाहों से बात की है, संवाद बहुत कम बोले हैं। आपने देखा होगा, इन्होंने अगर आंख इधर से उधर कर दी तो हलचल मच गई, आंख इधर से उधर कर दी तो हलचल मच गई। इनका मौन ज़्यादा बोलता है। तो ये जो ज़माना अभिज्ञान भाई आया है, ये नया ज़माना है जो इंसान की फितरत को उसके करीब जाकर देखना चाहता है। और ये खुशनसीब हैं कि आप लोग जो इनके साथ सेल्फ़ी खिंचाना चाहते थे, उनसे बचा के यहाँ लाया गया है। और इस नए ज़माने में मैं जानता हूँ कि आप उससे रूबरू होना चाहते हैं। मैं अभिज्ञान साहब से कहूँगा कि पंकज से कुछ सुनिए तो इनके दिल को राहत मिलेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल पंकज से ही हम सुनेंगे। पंकज, खुद आपको मिर्ज़ापुर में काम करके कैसा लग रहा है? क्योंकि मिर्ज़ापुर एक ऐसी कहानी मुझे बताई गई है, मैं टीवी नहीं देखता, न्यूज़ टीवी भी नहीं देखता और हिंदी टीवी किसी किस्म का नहीं देखता, तो मुझे नहीं पता है मिर्ज़ापुर के बारे में, मैं स्पष्ट कर दूं। लेकिन जैसे अशोक जी ने कहा, कट्टे की कहानी, मैं हार्पर कॉलिंस के लिए उत्तर प्रदेश में किताब कर रहा हूँ, क्रिमिनलाइजेशन जो है उत्तर प्रदेश में, उस पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर नौजवान आपके ज़रिए कट्टा और कट्टे की कहानी और वायलेंस सीख रहे हैं, अच्छा लगता है? नहीं, कोई बड़े फख्र की बात नहीं है। अरे चुप रहो तुम लोग, मकबूल चुप कराओ इन सबको। शुक्रिया। सुनिए सुनिए, आप लोग दोस्त, हो गया। अभी सुनो, अभी सर बोल रहे थे कि टीवी जो है हमारा, न्यूज़ जो है वो बहुत संगठित और बहुत सुनियोजित तरीके से अपने को गिराया है। तो आप लोग सुनिए भी, हो गया चिल्लाना। सर मिर्ज़ापुर में ठीक है, क्राइम ड्रामा है पूर्वांचल का, पूर्वांचल वैसे भी मशहूर रहा है, बहुत सारे बाहुबली हुए हैं। हाँ, वो राजनीतिक, आज के मुख्यमंत्री यूपी के राजनीतिक और तो, लेकिन मिर्ज़ापुर महिमा मंडित नहीं करती है क्राइम को। ये भाई हैं, आपको संक्षिप्त में बता दूं, दो भाई हैं जो इनोसेंट मासूम से लोग हैं और मैं हूं एक अपराधी, मतलब बाहुबली। हमारी दुनिया में आते हैं और हम महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं। अंत में ये भाई खोते हैं सीजन 1 में कि क्राइम एक ऐसा वे है कि जहां पे इनकमिंग फ्री है, आउटगोइंग के लिए यू हैव टू पे। गुड पॉइंट। तो हम ये दिखाते हैं कि बाबा ये राह आसान नहीं है और बहुत बड़ी मूल्य चुकानी पड़ेगी। जो सीरीज में ये अपने छोटे भाई को खोते हैं जो बहुत जीनियस है। तो हम महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि इसका दूसरा पहलू क्या है। लेकिन एक देसी स्वाभाविक है उसमें, एक देसी टच है, एक देसी फील है। जैसे अशोक जी ने कट्टे का जिक्र किया, तो खैर हम भी यूपी के हैं तो कट्टा क्या होता है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो जिस तरह से बनाया जाता है, किसी के हाथ में फटने की उसमें आशंका बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन इस तरह की चीज़ों से अगर यूथ कनेक्ट कर रहा है और आप कह रहे हैं कि आप क्राइम को महिमा मंडित नहीं कर रहे हैं, खुद को आपको कैसा लगता है? क्योंकि सच है, बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की फिल्मों ने बहुत अच्छा किया, बॉलीवुड ने हमेशा ग्लोरीफाई किया क्राइम को, अंडरवर्ल्ड को। तो जब टेलीविज़न भी वही कर रहा है नए किस्म का, तो आपको कैसा लगता है? सर मिर्ज़ापुर ना ज़्यादा लोगों को पसंद करने के पीछे क्राइम से ज़्यादा उसमें जो लोकल चीज़ें हैं ना, वो ज़्यादा असर करती हैं। मनोरंजन बहुत ज़्यादा है उसमें, मनोरंजन, और उसमें बड़ा लोकल है, बहुत रिलेट करते हैं कि अरे क्या बोल दिया। प्लस वो डिजिटल स्पेस में आया है, टीवी पे नहीं आया है, तो वहाँ सेंसर नहीं है। तो कई बार हम अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं। हाँ। और वो इनको अच्छा लग रहा है। आजकल फैशनेबल है, सही बात।
नहीं नहीं, ये सच बात है, आप लोगों की वजह से आजकल बहुत फैशनेबल है माँ बहन की गाली। ये बात सच है, ये सच है, ये किसी से छुपी नहीं है बातें। ऐसा मत सोचिए कि हम लोग किसी और प्लेनेट से आए हैं। आजकल माँ बहन की गाली नौजवान को बड़ा आता है, ये रियलिज्म है, ये रियलिज्म। नहीं, हमें मुझे वो भी मैं लगता है एक चीज़ जानना चाहता हूँ पंकज, जैसे मुझे कई दफ़े ये होता है, मैं मुंबई रहा बहुत साल, आपकी इंडस्ट्री को बड़े करीब से देखा, तो बड़ा एक अभी भी बिहार में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है। विशाल से कई दफ़े हमारी चर्चा होती थी जब ओमकारा विशाल फिल्म बना रहे थे, तो उसको ऐसे पैकेज करके दिखाया जाता है कि देखो भाई, तुम्हारी अर्बन सोसाइटी से अलग जो रूरल सोसाइटी है ना हमारी, उसमें क्या दबंगई होती है, क्या लंठाई होती है, तो यही बेचा जाता है ना। या कोई फिल्म होती है जिसमें एवं मनोज मुझे बता रहे थे वाजपेयी की, वो उसमें वो भी कुछ क्रिमिनल जैसे थे। तो क्या ये नए ज़माने की पैकेजिंग है इन जगहों की उत्तर भारत की कहानियाँ दिखाने की? तो उत्तर भारत का मतलब भाईगिरी, उत्तर भारत का मतलब माफियापन, उत्तर भारत का मतलब दबंगई, उत्तर भारत का मतलब बाहुबली, ये नहीं, तरीका है? उत्तर भारत का मतलब आईएएस भी, आईपीएस भी, टॉप ब्यूरोक्रेट्स भी, ये भी हम दिखा रहे हैं। उस सीरीज में ये भी बात होती है कि ये वो इलाका है जो आईएएस आईपीएस भी पैदा करता है, और अगर वहाँ पे अपराधी पैदा होते हैं तो खलनायक, तो नायक भी वहीं पैदा होता है। नायक हम महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, बिहार यूपी। अगर वहाँ खलनायक है तो नायक भी वहीं है। ये अब नायक बनने point. वाले हैं। अरे एक मिनट में, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको आज भी ये सब कहानियाँ देख के बड़ा वो अचंभित सा महसूस करते हैं कि ऐसा होता है। क्या ये आइडिया होता है इस तरह की वेब सीरीज के पीछे? नहीं, मैं एक बात, एक मिनट, मैं सिर्फ अबे बोलूं, अबे तोड़ दूंगा सबको। बस करो यार, एक मिनट, मुद्दा अपना भी डाल दें आगे। नहीं, तो ये एनीवे, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि क्या है ना कि हमारे यहाँ सब, और ये बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ, हमने फिल्में भी की हैं, ये टीवी नहीं है, ये एक्चुअली वेब स्पेस है टू स्टार्ट विद। नाउ द प्रॉब्लम इज हम लोग हॉलीवुड फिल्में देखते आ रहे हैं और सबको वहाँ का रियलिज्म और सबको वहाँ का जो द ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी इज शोन सो ब्यूटिफुली इन हॉलीवुड फिल्म्स। वी रियली अप्रिशिएट दैट एंड वी ऑलवेज, I've noticed we crib कि यार हमारे यहाँ यार दिखाते नहीं है रियल, यार हमारे यहाँ तो अभी भी वही चल रहा है, सॉन्ग एंड डांस, और ऊपर से वो कूद रहा है और ये हो रहा है। अब क्या होता है कि जैसे ये इस कॉन्टेक्स्ट में, मिर्ज़ापुर के कॉन्टेक्स्ट में पूर्वांचल की कहानी है, उस उत्तर भारत की कहानी है, मतलब जहाँ ये चीज़ें होती हैं, गाली बकी जाती है। हम नॉर्मल पार्लेंस में अगर गाली कोई ना बके तो डर लगता है कि भैया आदमी सीरियस हो गया है, लेकिन वो वहाँ का एरिया वैसा है। हाँ, लेकिन बाकी हिंदुस्तान में भी गाली बकी जाती है। नहीं, मुद्दा गाली नहीं है, दिल्ली में भी बकी नहीं, एक मिनट, तो मुद्दा गाली नहीं था एक्चुअली। अगर आप कभी शो देखें और कभी हिंदी वेब स्पेस देखें, जो कि अभी बहुत नया आ रहा है, सीक्रेट गेम्स आ गया है जिसमें पंकज जी भी हैं, और मिर्ज़ापुर अभी आया है। गाली इज़ नॉट द मुद्दा इज़ द इंटायर कैनवस, जहाँ से आईपीएस ऑफिसर्स भी निकल रहे हैं, जहाँ दंगई भी हो रही है, जहाँ कॉलेज भी चल रहा है, लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्टूडेंट इलेक्शंस भी हो रहे हैं, it's multi-layered. So for the first time, where there's an audience that is looking at their mobile phones, or your Netflix and Amazon is appreciating Game of Thrones or high-class Narcos. Narcos is a famous show, you must have heard about it, right? So now Mirzapur people are proud of, because for once there's something that has come out from the roots, from our own stories. I'll quickly bring it Muzaffar Saab here. Muzaffar Saab, you made a beautiful film. It gives me goosebumps even to talk about it even today. Just 1 second, guys. You made a film like Umrao Jaan. Beauty, culture, aesthetics, cinema, music, performance. Now, over 30 years or maybe more has passed, and now you've got a genre like Mirzapur telling the story of Uttar Pradesh. Uttar Pradesh, which has a classical problem of decades of law and order. Glorification of law and order. Do you like that? देखिए, दुनिया में दोनों चीज़ों की गुंजाइश है, बदतमीज़ी की भी गुंजाइश है और तमीज़ की भी गुंजाइश है। तो दोनों चीज़ें हमेशा साथ साथ चली।
अब क्या कट्टा हम नहीं जानते हैं? हाँ सही बात, हम सब क्या जानते हैं गाली कट्टा- हम नहीं बकते हैं? क्या हम नहीं बकते? सही बात, इलेक्शन हमने नहीं लड़े हैं। सही बात। हम आपने 4 तो लड़ा है। इलेक्शन लड़े हैं। 4 इलेक्शन लड़े, और सही गालियां बात है। दे के लड़े हैं। गालियां दे के लड़े। लेकिन साथ साथ तहजीब भी लेकिन चलती है। लेकिन आपको लगता है मिर्जापुर बना नहीं पाए वक्त रहते? मिर्ज़ापुर हम नहीं बनाएंगे, हाँ, क्योंकि वो हमारे ठीक है। सामने एक जिम्मेदारी है जी इंसान को इंसान बनाने की, ठीक है। इंसान की मजबूरी को पहचानवाने की, हाँ। इंसान के दर्द को महसूस कराने की। तो हम मिर्ज़ापुर नहीं बना पाएंगे। क्या आपको लगता है मिर्जापुर वो दर्द नहीं महसूस करा रहा है? टेढ़ा कर रहा है। देखिए इस वक्त ये है ना, वहशत ने वो भी लूट ली दम भर में दोस्तों, जो मुद्दतों में आई थी शाइस्तगी हमें। तो वाह। दर्द महसूस करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। अशोक जी, आप हम लोग भी वहीं से हैं, आप भी वहीं से। कट्टा गाली आपने भी देखा है, ये कोई नायाब चीज़ नहीं है। कि आपको लगता है यूथ ज़्यादा उत्साहित है क्योंकि ये वो मोबाइल फ़ोन पे पहली बार देख सुन रहा है? नहीं, यूथ के उत्साहित होने का कारण मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा क्या? नहीं है। जी। कारण ये है कि एक चीज़ होती है कैथारसिस। कैथारसिस कब होती है कि आपके अंदर कुछ फंस गया है, आपको कुछ अपच हो रही है और विरेचन नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहा है। बाबा नागार्जुन एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। हाँ। उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि अशोक, तुम ये गली मोहल्ले पे सुना करते हो गालियां, कभी तुम देते हो? मैंने कहा साहब मैंने तो कभी गाली दी नहीं। तो बोले दो। वो पीछे से कह रहे हैं झूठ। सुनाई पड़ रहा है। हाँ। मैं दरअसल मुझे अफसोस है कि मैं आपके ज़माने में पैदा नहीं हुआ। आपके ज़माने में बहुत सहज है, मेरे लिए बहुत भारी था। बाबा नागार्जुन ने कहा कि तुम बोलो बोलो, मेरे सामने गाली दो। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसे डरते हुए उन गालियों को उनके सामने बोला, उन शब्दों को जो मैं सुनता आ रहा था। अगर मैं कोई चीज़ सुनता हूँ और मेरे कान में जाती है, कान में जाती है तो ध्यान में जाती है, ध्यान में जाती है तो मेरे अंदर के जहान में जाती है। ठीक है। तो और वो अगर न निकले तो वहीं रह जाती है। हाँ। तो बाबा का कहना ये था कि इनको निकाल दो। इनको निकाल। एक दिन निकाल दी, फिर हम वैसे के वैसे हो गए। लेकिन अब जो ये नई संस्कृति है खुलेपन की, पश्चिमी जगत में बिना गालियों के कोई बात नहीं होती और वहाँ का ऑस्कर भी पा जाती है वो फिल्म। हाँ। अभी हमारी थोड़ी सी कुंठाएं हैं जो उस सच्चाई की हद तक नहीं पहुंची हैं कि जो ज़माने में हो रहा है वो ज्यों का त्यों हम क्या दिखा सकते हैं। जो बेडरूम में हो रहा क्या ये है कि वेब वो हम सीरीज सिखा पहला सकते कदम है? हैं। क्या अब ये- वेब सीरीज क्योंकि पे तो कोई वो बंधन नहीं है। अनसेंसर्ड है, जैसे पंकज ने कहा। पंकज, अनसेंसर्ड होना कितना बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज है? क्योंकि सेंसरशिप स्वाभाविक है, इस देश की बहुत बड़ी बहस है और मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक कलाकार के तौर पर आपको लगता है कितना उसका लाभ है और नुकसान है? डिजिटल में चूंकि सेंसर नहीं है यहाँ पे, तो हमें बतौर कलाकार हम पता है कि हम जिम्मेदार अभिनेता हैं। हम खुद से, हम अगर किसी सीन में कुछ कर रहे हैं तो उस सीन का मकसद सिर्फ सनसनी क्रिएट करना है या कि उसकी और कोई अर्थ है। उसके कई लोग नाजायज फायदे उठाते हैं कि बेवजह न्यूडिटी दिखा देंगे। क्या जरूरत थी वो न्यूडिटी दिखाना? उस सीन की रिक्वायरमेंट थी और या सनसनी और लोगों के आई बॉल्स खींचने के लिए किया गया था? तो चूंकि रंगमंच से आया अभिनेता हूं तो हमें एक सेल्फ सेंसर बतौर आर्टिस्ट हम रखते हैं कि हमें क्या बहुत अच्छी करना बात, है, कहाँ बहुत तक अच्छी करना है बात। और कहाँ तक नहीं करना है, या हम कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। बहुत अच्छी बात। ये ऑडियंस को सनसनी बेच रहे हैं कि इस सीन की जरूरत है। किस सीन की जरूरत है? अरे आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में तमाम बरसों से मेरे दोस्त हैं, तो टाइपकास्ट होने का डर बहुत होता है एक एक्टर बनने के बाद। अब आपने एक लोकप्रिय वेब सीरीज कर ली, उसमें आपका एक किरदार एक किस्म से बन गया। आपको लगता है ये भय रहेगा हमेशा कि आप क्या ट्रांसेंड कर पाएंगे? विल यू बी गुड इनफ टू डू अनदर रोल? बिकॉज पीपल विल नॉट कम with the same kind of offers to you. I'm sorry, they'll come with the same kind of No, offers. you're right. I mean, हमारे यहाँ unfortunately in our industry also क्या होता है कि आपके you are cast for your last Friday. If I was a गाली देने वाला इनको रोल दो। हाँ, या उस मतलब तरह अब का। उसके बाद मुझे सारे गैंगस्टर फिल्म्स आ रही हैं और ऑफर्स आ रहे हैं। आई वॉज हैप्पीएस्ट व्हेन आई गॉट दिस पार्ट, क्योंकि इससे पहले मैंने फुकरे जैसी फिल्में की हैं और विक्टोरिया एंड अब्दुल और व्हाटएवर, व्हिच वर वेरी लाइट हार्टेड फिल्म्स एंड वेरी डिफरेंट कैरेक्टर्स। सो इफ आई वाज अ प्रोड्यूसर टुडे, मे बी शायद मैं अली फजल को कास्ट नहीं करता, but I think somebody took a chance on me and said, okay, because it's a very different look. I was built up. I had a totally different avatar. So that for an actor is a treat.
कि आपको परखा जा रहा है, आपको एक आपके पोटेंशियल को देखा जा चुनौती रहा है, है. वो चैलेंज है आपके लिए. Yeah, so I can only hope that we better ourselves amongst of obviously all of us in Bollywood and all the other industries in India, and cast people differently because yeah, everybody is. गंभीर सवाल है और नौजवान रिएक्ट करे, इसलिए आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा. उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े बड़े शहरों का, उत्तर प्रदेश के अपने मेट्रोज हैं, मैं मानता हूँ. मैं अक्सर काफ़ी वक्त लखनऊ में खुद बिताता हूँ. उसमें एक बड़ी दिक्कत आई है कि जिस पूर्वांचल का आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ से आकर उस वहाँ के आपराधिक संस्कृति ने उन शहरों को भी ख़राब किया है. और उसमें बड़ी चिंता है, एडमिनिस्ट्रेशन की चिंता हो गई है, वो गवर्नमेंट्स की चिंता हो गई है. तो आपको लगता है, जैसे आप कह रहे हैं कि मैसेज नहीं है क्राइम का, उससे असर पड़ेगा? क्योंकि ज़रूरी है, ये लोग देख रहे होंगे आपका, अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है मिर्ज़ापुर, तो यकीनन ये लोग देख रहे हैं उस सीरीज़ को. सर पहले तो चिंता हुई है वहाँ पर. कई बार कई इंटरव्यूज में मिर्ज़ापुर के प्रमोशन के दौरान भी मैं बोला कि मिर्ज़ापुर क्राइम के लिए नहीं जाना जाता, वो तो कचरी के लिए जाना जाता है. मिर्ज़ापुर में तो सबसे सॉफ्ट स्पोकन और मधुर मिठास वाले लोग रहते सही हैं. बात है. संगीत के लिए वो मशहूर है. मशहूर है. मैंने मेकर्स को भी बताया कि गाजीपुर भले नाम रख दो, वहाँ कंटा वंटा चलता है. हाँ, मिर्ज़ापुर में बिल्कुल सही. मिर्ज़ापुर में नहीं मैं है. खुद बनारस का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं आपसे कह सकता हाँ, हूँ बट कि उन्हें मिर्ज़ापुर एक्चुअली इसके लिए नहीं जाना जाता ऐसे है. बहुत सारे पूर्वांचल में इलाके हैं जो इसके लिए ज़्यादा जाने जाते हैं. जी जी जी. तो अब मैं सवाल भूल चुका हूँ कि आप नहीं, मेरा सवाल ये था कि देखिए, शहरों में बहुत सारे लोग पूर्वांचल से आ रहे हैं और वो वहाँ से एक क्राइम कल्चर को लेकर उत्तर प्रदेश के ही शहरों में ला रहे हैं. ये वहाँ की सरकारों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ी चिंता है. आपकी वेब सीरीज इतनी लोकप्रिय है, तो उसको वहाँ देखा जा रहा है, उससे मैसेज क्या अच्छा जाएगा या गलत जाएगा? ये बड़ी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है. जी सर, एक तो ये कंटेंट जो है वो 18+ के लिए होता है. आपका अगर अकाउंट होगा किसी वेबसाइट पे, गुड पॉइंट, तभी आप देख सकते हैं. फ्री में यूट्यूब पे नहीं है, फ्री वॉचिंग के लिए नहीं है. तो आपका एक अकाउंट होना चाहिए, आप एडल्ट होने चाहिए, तब वहाँ मेंबर आप बनेंगे. उसके पैसे भी लगते हैं, तो ये मुफ्त का नहीं है. तो जो एडल्ट है, 18+ है, तो हम उसको अगर वोटिंग का राइट्स दे सकते हैं, या हम उसकी समझ को भी हमें मानना मैरिज चाहिए. को, तो उसके समझ को हमें स्वीकारना चाहिए कि उस भाई शादी की उम्र या वोटिंग की उम्र ये है. तो वैसे ही कंटेंट की ये बेवकूफ़ नहीं है बच्चे. हाँ. तो आई थिंक कि आप लोग जो सर सवाल कर रहे हैं कि हमारे क्राइम सीरीज से आप में कुछ गलत मैसेज गया है क्या? नहीं, अवेयर लोग हैं सर. एक चीज कट्टा जान गए वो. हाँ, कट्टा ऑफ कोर्स जानते हो, जानना भी इधर वाले चाहिए. जरा हाथ खड़ा करके बता सकते हैं मुझे कितने लोग कट्टा जानते थे मिर्जापुर देखने से पहले? अच्छा, ज्यादातर जानते थे. तो जानते थे, तो फिर आप अपनी कट्टा दिखाने के आरोप से वंचित हैं आप. दैट डजंट स्टिक. अरे एक और पॉइंट, बस एक आखिरी बात, इसका मैं अशोक जी और मुजफ्फर जी साहब से पूछना चाहूँगा कि एक नौजवान के तौर पर, एक जैसा आपने कहा कि रोल में चुनौती है, हर एक्टर एंजॉय करता है अगर उसको नया किस्म का काम मिलता है. एक नौजवान के तौर पर आप कितना चाहेंगे कि आपको अलग काम मिले, भले उसके मिलने की संभावना कम हो? मैं फिर वही टाइपकास्ट वाले पॉइंट पर आ रहा हूँ. बड़ा मुश्किल होता है एक्टर्स के लिए. हाँ, लेकिन हमारी फाइट उसी की है कि अलग काम मिले. मैं थिएटर से आया हूँ, तो जहाँ शेक्सपियर से शुरू किया था और फिर ऑफ कोर्स काफ़ी हिंदी थिएटर भी किया और इंग्लिश थिएटर बहुत किया, तो हमेशा एक वो रहती थी कि यार अगला प्ले क्या है. तो आफ्टर 20-20 कभी 30-30 रन होते थे एक शो के, तो मैं थक जाता था. एंड यू राइट, मैं खुद ही अपने आप को टाइपकास्ट कर लेता था कि यार अब मुझे कुछ और करना है. So that want and that hunger needs to be there, not just as an actor. I think every human being, every person here, I'm sure, studying in this university, you have to. Yeah, if you do not reinvent yourselves, you will never evolve, and that's the crux of everything. एक आखिरी बात अशोक जी से और मुजफ्फर अली साहब से, घिसा पिटा प्रश्न है लेकिन पूछना मैं ज़रूरी समझता हूँ. आप लोगों के बीच और इनके बीच जनरेशन गैप, पंकज और अली फजल के बीच? मुझे मानने में कोई एतराज़ नहीं है कि जनरेशन गैप जैसी चीज़ तो दिख रही है. और हम अभी बात भी कर रहे थे कि यूथ को समझने के लिए फिर से मशक्क़त करनी पड़ेगी. ये भी फिल्म मेकर हैं, मैंने भी फिल्में बनाई हैं. आज का जो विषय था वो था थिएटर और फिल्म या टेलीविज़न. वो विषय तो पीछे छूट गया.
अब विषय आपकी हिसाब से हमारा बह गया और वो मुद्दा ही रह गया। मैं आपको बताऊं कि थिएटर से आए हैं पंकज। सन 2000 से सन 2004 तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इन्होंने सीखा है अभिनय। इतना सीखने के बाद बहुत सारी फिल्में की हैं तरह तरह की। गैंग्स ऑफ वासेपुर में इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण था। आपने देखी होगी वो फिल्म भी। फिर गुड़गांव में, यहीं आपके पड़ोस में गुड़गांव है, उसमें भी उन्होंने भूमाफिया का एक बहुत अच्छा चरित्र निर्वाह किया। मैं आपको बताऊं, मुझे मिर्ज़ापुर बेहद अच्छी लगी, बेहद ज़्यादा अच्छी लगी। उसका कारण यह है कि उसकी अश्लीलता मुझे अश्लील नहीं लगी। उसका कारण यह है कि उसके बेडरूम सीन मुझे भी अश्लील नहीं लगे। मुझे ये नहीं लगा कि ये सेक्स परोसने के लिए है, क्योंकि मैं उस ज़माने में अंग्रेज़ी फिल्में देखना शुरू किया था जो ब्लैक में टिकट लेके लोग जाते थे एक दो सीन के लिए, अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम शरीर विज्ञान जानते हैं, हम धर्म और संस्कृति के में हो रहे नाटकों को भी जानते हैं, हम हिपोक्रेसी को भी जानते हैं। हमें वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है जो हमें सच लगती है, और मिर्ज़ापुर एक सच है, इस कारण पसंद किया जाता है। दोस्तों, आज इतनी बात हुई है, ज़्यादा वक्त अभी नहीं है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि ये हसनैन साहब ने ये जो मंच दिया है जश्न अदब को, तो ये ग्लैमर के लिए नहीं है, बल्कि ग्लैमर की दुनिया में रहने वालों से गुफ्तगू करने का है, उनको जानने का है कि आप उनको जानिए कि पंकज की इस यात्रा में पंकज ने कैसे कैसे दिन देखे। आपने तो सिर्फ मिर्ज़ापुर देख लिया या उनकी फिल्में देख ली, लेकिन इन्होंने क्या क्या देखा पंकज त्रिपाठी बनने में। पंकज जी, आप परिमल त्रिपाठी को जानते हैं? परिमल त्रिपाठी को नहीं जानते? परिमल त्रिपाठी मेरे ज़माने के थे। एक फिल्म आई थी चुपके चुपके, उसमें धर्मेंद्र ने रोल किया था परिमल त्रिपाठी का, जो हिंदी बोलता था, बड़ी मुश्किल हिंदी बोलता था। तो यहाँ बात होगी हिंदी की, उर्दू की, ज़बानों की और अदब की, और अदब के साथ हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स की, सिनेमा की, वेब सिनेमा की, और इन सारी जो क्रिएटिव प्रोसेस है उसको जानने के लिए हमारी गुफ्तगू चलेगी। परिमल त्रिपाठी ने भाषा का मजाक उड़ाया था, उसमें धर्मेंद्र ने ऐसी हिंदी बोली जो हिंदी वालों को भारी पड़ेगी। लेकिन ऋषिकेश चतुर्वेदी जो उसके डायरेक्टर थे, ऋषिकेश मुखर्जी जो उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने अंत में उसके चाचा के मुंह से कहलवा दिया कि भाई हमारा मकसद को हिंदी का मजाक बनाना नहीं है, हम जो गुफ्तगू करते हैं, और भाषा का मजाक बना कौन सकता है, क्योंकि भाषा इतनी बड़ी चीज़ है कि उसका कोई अपमान नहीं कर सकता। तो जो भाषा इन्होंने बोली है उसका भी कोई अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़िंदगी से निकली हुई, ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी द्वारा पसंद की गई भाषा है। हम उसका अपमान कैसे कर सकते हैं? हम आगे गुफ्तगू करते रहेंगे और हम जानना चाहेंगे ये मुज़फ़्फ़र अली साहब एक लिविंग लीजेंड हैं। इन्होंने उमराव जान बनाई, वो ऑल टाइम हिट फिल्म बनाई। इसके अलावा इन्होंने गमन, आगमन, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई। इन्होंने दस्तकारी पर अंदर घुसकर गरीब के दर्द को समझ के कि चिकनकारी के 38 टांकों में एक एक टांके का क्या नाम होता है वो भी निकाल के लाए। तो ये सब शोधी लोग हैं, खोजी लोग हैं और बतियाने आए हैं। ये आपका ग्लैमर वाला वो ख़त्म हो गया फेज़। अब आप कृपया गुफ्तगू वाले मोड में आइए, किसी से कुछ पूछना हो तो पूछिएगा, और आगे आने वाले 3 दिन जो इतनी मुश्किल से इस अदब की महफिल को सजाया है, इसको एक क्लासरूम मान के अटेंड करिए, जहाँ आप किसी उस्ताद की का अपमान नहीं कर सकते हैं, या ऐसा नहीं करेंगे। ज़रा तालियां मेरे लिए बजा दीजिए कि मैंने बहुत अच्छी बात कही है। मुज़फ़्फ़र अली साहब, जेनरेशन गैप मैंने इस्तेमाल किया था। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं समझता हूँ कि जनरेशन गैप नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारा एक विज़न है जो हमने ज़िंदगी, जैसे इनका सफ़र है, इन्होंने कुछ हासिल किया और दिया, उसी तरीके से हमारा भी सफ़र है। हमने बहुत कुछ हासिल किया है और हम जो देंगे वो यूथ के लिए देंगे, हम वो यूथ के लिए देंगे, आपको लेके देंगे, और साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि हम एक ग्लोबलाइज दुनिया बनाएं, एक ग्लोबलाइज इंडिया बनाएं, एक यूनिवर्सल इंडिया बनाएं, एक ज़मीन से जुड़ा, गांव से जुड़ा हिंदुस्तान भी हो, और एक हमारी एक शख्सियत, अगर आप
5th नंबर की आपकी यूनिवर्सिटी है तो यू आर एस्पायरिंग टू बी ग्लोबल स्टूडेंट्स, ग्लोबल सिटीजन्स। तो फिल्म के कई तरीके होते हैं, कई रंग होते हैं, उसमें कोई एज की कोई कदर नहीं हो, कोई कैद नहीं होती। एज की कैद सिर्फ वो एक लेवल होता है, मतलब उस वहाँ तक होती है, लेकिन जो लैंग्वेज ऑफ सिनेमा है वो तो इवॉल्व करती जाती है। अब आप कहेंगे भाई गालिब ने अपनी शुरू की शायरी और बाद की शायरी में क्या फ़र्क था, कोई उसमें एज गैप था? तो ये तो तजुर्बा जो आदमी का होता है और जो आदमी की का एहसास सोसाइटी के बारे में होता है वो गहरा होता चला जाता है, और वो होना बहुत ज़रूरी है। काम तो बच्चों ही को करना है। पंकज और अली, बहुत नाराज़गी होगी नौजवानों के दिलों में अगर मैं आप दोनों लोगों से ये गुजारिश ना करूं कि कुछ देखिए उधर से आ गया आवाज़, डायलॉग सुना दीजिए आप उनके मिर्ज़ापुर का। तो क्या है ना कि ये पूरा प्रोग्राम शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। देखिए क्या है ना, चुप रहो। बहुत अच्छी बात अशोक सर ने बोली शुरुआत में कि हम संवाद सुनाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा, आप चिल्ला के चले जाओगे। और मुझे ये बात बड़ी स्ट्रांगली लग रही है अभी कि इस महफिल में बैठे हुए बहुत सारे नौजवानों में से बहुत सारे अली फजल और पंकज त्रिपाठी होंगे। भविष्य के पंकज और अली आप में बहुत लोग बैठे हैं। तो उसके लिए एक और बात बता दूं कि हम ऐसे अदब की और गायकी की और सुनने की हज़ारों कार्यक्रम में चुपचाप जाके दरी पे बैठते थे और सुनते थे। अगर हम बने हैं कि आज हम आपको कुछ सुना सके तो उसके लिए हमने बहुतों को सुना है, बहुतों को पढ़ा है। नागार्जुन की नाम ली बाबा की, तो बाबा की एक कविता है, 2 लाइन है जो मैं अक्सर जब लगता है कि जीवन में पिछड़ रहा हूं तो उसको मैं याद करता हूं। वो कविता की लाइन ये है कि जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको करता हूं मैं प्रणाम। तो जिंदगी में असफलताएं, जो काम पूरे नहीं हुए उनको प्रणाम करो। तो बहुत ज़रूरी है ये संवाद। बोलूँगा आप चिल्ला दोगे, आप फोटो ले लोगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ऐसी कार्यक्रम में 3 दिन, मेरा बेटा है वो इम्पोर्टेंट है, हाँ सुन लो। तो पर दोस्त, वो चीज़ अगर आप में कनेक्ट करती है ना, तो उसके लिए हमने हिंदुस्तान की बहुत सारी नदियों का पानी पिया है, हर घाट पे गए हैं। तो आप भी यात्राएं करो, आप भी ऐसी महफिलों में सुनो। और बहुत ज़रूरी है, उतावला होना अच्छी बात है, आप में ऊर्जा है, एनर्जी है, आप हमसे प्रेम करते हैं, हम अभिभूत हैं आपके इस प्रेम को पाके। बट उतना ही ज़रूरी है कि आप हमारी यात्रा को समझें कि मेरे जैसा एक गांव का लड़का, इनके जैसा एक लखनऊ का, जिस दोनों व्यक्ति को सिनेमा से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं, और कैसे अपनी अपनी यात्राएं करके सिनेमा में पहुँचे, काम कर रहे हैं, आप हमसे प्यार करते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो वो कहानी, हमारी कहानी आपको बहुत इंस्पायर्ड करेगी। हमारा संवाद आपको क्षणिक सुख दे देगा, लेकिन हमारी कहानी आपको बहुत इंस्पायर्ड कर सकती है। शुक्रिया। तो इससे ज़्यादा वक्त नहीं है। हाँ जी अशोक जी प्लीज़। अच्छा, अब जब दिल करीब आ गए हैं और आप सुनने लगे हैं, तो मैं एक बात पूछता हूँ। एक दिक्कत आती है जो मेरे बच्चे दूर कर देते हैं। मिर्ज़ापुर वो अकेले देख सके और मैं अकेले देख सकूं, हम सब मिलके देख सकें। हमने अपने घर में वो भी तोड़ दिया है कि अगर गालियाँ सुननी है या कुछ भी देखना है तो हम मिलके क्यों नहीं देख सकते। ये अभी भारतीय समाज में नहीं आया है। ये नई फिल्में इस बात को मजबूरन पैदा कर रही हैं, क्योंकि टीवी एक ही है। फिल्म अच्छी है, मैं उसकी बुराई नहीं कर सकता, उसके सिनेमेटोग्राफी की बुराई नहीं कर सकता, उसके अभिनय की बुराई नहीं कर सकता, उसके संवादों की बुराई नहीं कर सकता, तो मैं क्यों नहीं हम सब देख सकते। तो एक नया ज़माना आया है जो शायद हमारे बुज़ुर्ग लोगों को पसंद नहीं आएगा अभी, और शायद न तैयार होंगे उसके लिए, लेकिन आगे आने वाले समय में हम मिल बैठकर सब कुछ देख सकें। और जब हम सब कुछ देख सकें तब तो आप अपने दिल में अंदर झांक के देखिएगा कि क्या आपके घर में अभी वो माहौल आ गया है। क्या आप मिलकर पूरे अब्बा के साथ और दादाजी के साथ,
दादी के साथ और बिटिया के साथ देख सकते हैं। झांकिएगा और तब बात करिएगा। मैं जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा, पंकज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी और मुजफ्फर अली साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन एक बात मैं भी ज़रूर करूँगा। पंकज ने अंत में बड़ी अच्छी बात की, घाट घाट से गुजरना, उस तकलीफ़ को महसूस करना, उस दर्द को सीखना, उसको करीब से देखना, सब देखते हैं। लेकिन अगर आप मिर्ज़ापुर जैसा कार्यक्रम देख रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, अपने दिमाग में वो खुलापन ला रहे हैं, तो अपनी सोच में भी खुलापन लाइए। असली समाज फिर बनिए, नकली समाज बनने से अपने आप को दूर करिए। अगर आप ये सब पसंद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको सीख कर अपने और अपने आसपास के जीवन में ज़रूर उतारिए। फिलहाल जश्न अदब की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे मेरे छोटे भाई रंजीत साहब का, जिन्होंने बड़ी चतुराई से, बड़ी क्लेवरली ये कह दिया कि ये सेशन देर से इसलिए हुआ क्योंकि मैं देर से आया था। ये बिल्कुल भी हकीकत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।